हमारी मधेसी जनमानस पर सांघातिक हमला किया गया। सिंह दरबार लाल आतंकवादियों के कब्जे में है साहब। वह ओली जो कभी से मधेश के हित में बात नहीं किया, उसके नेतृत्व में भी सरकार है। क्या देख रहा था वह सरकार? से सिंह दरबार की गुंडागर्दी है, मैं आम लोगों को नहीं कहूंगा। ये सिंह दरबार से वो गुंडे पलते हैं और सिंह दरबार के गुंडागर्दी के कारण हमारे लोगों पर आक्रमण हुआ है। राह में खतरे हैं, ठहरता कौन है? मौत कल आनी है, आज डरता कौन है? तेरे लश्कर के मुकाबले अकेला हूं, मगर तेरे लश्कर के मुकाबले अकेला हूं मैं। फैसला मैदान में होगा कि पहले मरता कौन है। नमस्कार दर्शकबिन, यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सामाजिक फिड, म रजत कर्ण। दर्शकबिन, आज हामी देशको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, राष्ट्रको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, राष्ट्रियताको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, मधेसको परिचयको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यस्ता विभिन्न मुद्दाहरू जुन मधेससँग सम्बन्धित छ त्यस विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यहाँ यो एउटा जनकपुर धाम तपोभूमि छ, यस विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ, माता जानकीको भूमिको विषयमा पनि। दर्शकबिन, आज हाम्रो माझमा हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका छन् राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र हिन्दी भाषाका अभियानकर्ता हुनुहुन्छ, यो सँगै पूर्व राष्ट्रिय महासचिव सद्भावना पार्टीको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ विभिन्न अभियानमा पनि उहाँ लाग्नु भएको छ, देशको लागि मधेसको लागि अभियानमा लाग्नु भएको छ। हुनुहुन्छ हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ रमन पाण्डेजीलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी। यहाँ तो देश भी मधेस और मधेस भी मधेस। बहुत बहुत धन्यवाद। आजको हाम्रो चर्चा विशेष गरी हिन्दी भाषामै हामी गर्नेछौँ। हुनु त नेपालमा धेरै भाषाहरू छन्, सबै भाषालाई अधिकार पनि दिएको छ, सबैको आफ्नो इच्छा अनुसार भाषा प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। तर आजको हाम्रो चर्चा विशेष चर्चा हिन्दी भाषामा रहेको छ। वहाँसँग हामी कुराकानी शुरुआत करनेछौँ। सर, जो अभी हाल का जो अपडेट हुआ है, नेपाल भी क्रिकेट में थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है और क्रिकेट के खेल के विषय में से स्टार्ट करते हैं आपसे बातचीत करना। तो नेपाल एनपीएल लीग में जो जनकपुर बुल्स ने अच्छा एक मुकाम हासिल किया है और एक विजय कहें, मधेश का आन बान शान कहें जो एक हासिल हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं कहीं किसी और समुदाय से या किसी और व्यक्ति से मधेसी के ऊपर हमेशा एक कलंक लगा हुआ रहता है। मधेसी को या कोई शब्द प्रयोग करना या उससे चोट पटक करना या विभिन्न तरीकों से एक प्रकार का मतलब है दुष्ट व्यवहार करना होता रहता है। इस विषय में आप क्या बोलिएगा? क्रिकेट फॉर क्रिएटिविटी। मैं भी एक क्रिकेट का अपने समय में एक अच्छा ही खिलाड़ी रह चुका। उस ज़माने में आपको जनकपुर की सिगरेट फैक्ट्री नेपाल की सबसे अच्छी क्रिकेट टीम हुआ करती थी, तो हम लोग खेलते थे। क्रिकेट सद्भाव का खेल है, क्रिकेट अपनत्व का खेल है, क्रिकेट एक दूसरे से जुड़ने का खेल है। तो क्रिकेट को यदि नस्लीयता से जोड़ दी जाए तो बड़ी दुखद होती है। आपने सही कहा कि काठमांडू के धरती पर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के रंगशाला में जब जनकपुर बुल्स जीत रही थी, मैं अंतिम जीत की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, विभिन्न लीग मैच में जब जनकपुर बुल्स जीत रही थी तो जनकपुर बुल्स के विपरीत वहाँ की नस्लीय जमात नारा लगा रही थी। कई मैचों में ऐसा देखा गया। तो चलिए, वहाँ के लोग और जरूर अपने हैं, वहाँ की नेवाड़ी जनजाति लोग अपने हैं, पहचानवादी लोग हैं, लेकिन वहाँ जो एक नस्लीयता की माहौल है, वह नस्लीयता की ऐसी माहौल बनी हुई है जो मधेसी को देखते ही लोग गैर नेपाली, इंडियंस, धोती, मर्सिया, यह जो एक कंसेप्ट बना हुआ है उन लोगों के मन में कि हम नंबर 1 नेपाली हैं। तो भैया, तुमको यदि 1 नंबर नेपाली बनने की शौक है तो हमें भी तुम्हारे साथ वह नेपाली बनने का शौक है कहाँ साहब? हम भी 1 नंबर के विशुद्ध मधेसी हैं, मधेश की अपनी पहचान है, हम तो शुरू से विभेद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से फाइनल के दिन जो हमारे मधेसी पीपल पर आक्रमण हुआ, मधेश के समर्थकों पर, जनकपुर बुल्स के समर्थकों पर आक्रमण हुआ, यद्यपि जनकपुर बुल्स के जिनके पास मालिकाना हक है वह सिकदेल हैं, वो मधेसी समुदाय के नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक मौका दिया। हमारे मधेश में इतने अरबपति व्यापारी हैं, किसी ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी, अपने व्यापार बिजनेस से फुर्सत नहीं समझा। बहुत सारे एक से एक हमारे यहाँ व्यापारी हैं,
लेकिन मधेश के टीम को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, और एक सिग्नल थर के लोग ने खरीदा। तो खैर ठीक है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद दूँ, परंतु यह एक व्यवसायिक गेम है। एनपीएल हो, आईपीएल हो, यह एक व्यवसायिक गेम है, और उस व्यवसायिक गेम में विपरीतताओं के बावजूद, विपरीत माहौल के बावजूद मधेश की आन बान और शान को अपने जहन में रखते हुए जब खिलाड़ी हमारे वहाँ पर उतरे और जब उन्होंने सामना किया उतनी विशाल रन का, और जब जीत के लोग निकले, तो हमारे लोगों पर, हमारे दर्शकों पर, हमारे साथियों पर, हमारी मधेसी जनमानस पर सांघातिक हमला किया गया। और जस्ट मिनट, और सांघातिक हमला ही नहीं किया गया, रॉड से, खुपड़ी से दर्जनों लोगों को घायल किया गया। आप जानते हैं यह काहे होती है? काठमांडू में यह घटना बारंबार क्यों होती है? ऋतिक रोशन प्रकरण, जब हम लोग सद्भावना पार्टी में थे, ऋतिक रोशन एक सिनेमा के हीरो छोटी सी बयान एक देते हैं जिसको तोड़ मरोड़ के मुंबई में देते हैं, और घटना मधेसियों के साथ काठमांडू में होना शुरू हो जाता है। ऐसी ऐसी दर्जनों में उदाहरण दे सकता हूं। तो जिस तरह का घटना होता क्यों, इसके जड़ में क्या है, इसके रूट कॉज इसके क्या है, वहां पहुंचना पड़ेगा, वहां पहुंचना पड़ेगा। तो वहां जब आप पहुंचेंगे तो पाएंगे कि बारंबार मधेसियों पर ऐसी आक्रमण होती क्यों हो। तो मैं आपको आज बताऊं, 34 वर्षों से मेरी जो एक राजनीतिक सफर है, 34 वर्षों से मैं इसको महसूस किया हूँ और देखा हूँ। 14 वर्ष तो काठमांडू में पढ़ाई लिखा, 34 वर्ष से यदि उसका भाषा, खस भाषा और उसका भेष नहीं अपनाया साहब, उन नस्लीय तानाशाहों की। होता क्या है दरअसल, तो हमारी जो यहाँ पर कार्यपालिका है ना, जो देश चलाती है, जहाँ से सब कुछ नियंत्रित होता है, जो सेक्रेटरिएट है हमारी, जो सचिवालय है हमारी, वह सचिवालय सिंह दरबार। तो सिंह दरबार नस्लीयता का अखाड़ा है, सिंह दरबार गुंडागर्दी का अखाड़ा है साहब, सिंह दरबार लाल आतंकवादियों के कब्जे में है साहब। वह ओली जो कभी से मधेश के हित में बात नहीं किया, उसके नेतृत्व में भी सरकार है। क्या देख रहा था वह सरकार? डे फर्स्ट से जनकपुर के साथियों के साथ विभेद शुरू हो चुका था, दमन हमारे साथियों के साथ हुटिंग शुरू हो चुका था। सचेत नहीं रहना चाहिए था। तो उन लोगों को तो मजा आती है कि मधेसियों को बेनकाब यहाँ जब काठमांडू की धरती पर किया जाता है तो लोग सेलिब्रेशन करते हैं। उनकी सरकार है साहब, हमारे साथियों के साथ, हमारे खिलाड़ियों के साथ, हमारे जनकपुर बोल्ट्स के साथ, मधेश के आन बान और शान के साथ डे फर्स्ट से हुटिंग शुरू है। उनको भीतर से बाहर व्यवस्था नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा है ना साहब, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ आपको, 24 जनवरी 1990 की बात कर रहा हूँ। लोकतंत्र की नेपाल में नई नई बहाली हुई थी और नेपाल सद्भावना पार्टी ने पहला आम सभा काठमांडू में किया था। प्रहरी के मौजूदगी में हम लोगों को मार पिटाई की गई। उसी दिन से मैंने खस भाषा बोला छोड़ा है। और हमारे दर्जनों नेता घायल होकर भी हॉस्पिटल गए थे प्रहरी की उपस्थिति में। तो प्रहरी भी उनकी, सरकार भी उनका, न्यायालय भी उनका, व्यवस्था भी उनकी। तो कहाँ जाएंगे आप? हमारे बजट पर कब्जा भी उनकी। तो मैं इसकी जड़ आपको व्याख्या करूं, जो कि हमारे जनकपुर बोल्ट्स के साथियों पर जो आक्रमण हुआ, समर्थकों पर, यह समर्थक निश्चित रूप से सिंह दरबार की गुंडागर्दी है। मैं आम लोगों को नहीं कहूंगा, ये सिंह दरबार से वो गुंडे पलते हैं और सिंह दरबार के गुंडागर्दी के कारण हमारे लोगों पर आक्रमण हुआ है। इस भर्त्सना उत्साह से काम नहीं चलेगा। माने आप ऐसे सोचे, शर्म है उन लोगों को, हाया शब्द जानते हैं आप, वो है उन लोगों को साहब। इस देश में आज 275 वर्षों से समूचे देश को मधेश खिलाती आई है। देश के राजस्व में हमारा 78 से 80% का योगदान हुआ करता था, अभी है 78 से 80% की योगदान सिर्फ मधेश की है। और आप देखिए तो सिर्फ 22% हमारे विकास हेतु लौटाई जाती है। पूरे 24 जिले की मैं बात कर रहा हूँ। मैं मधेश 8 जिला का नहीं मानता हूँ, कभी नहीं माना। यह विकृत मधेश है, मध्य मधेश है। 22-24 जिला के में इसको तो 12% मिलता है, उसमें भी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मधेश की तो बातें छोड़ दे, मध्य मधेश की 22 जिले की मधेश और 2-3 जिले की भीतरी मधेश, उदयपुर, सिंधली जो नीचे की भाग है वो हमारे मधेश की भाग है, भीतरी मधेश कहते हैं। तो हमें सिर्फ 20-22% राजस्व वहां से सिंह दरबार निर्गत करती है। तो आज की बात नहीं है। उन लोगों को यह नहीं लगता है जब हम पर आक्रमण करते हैं लोग काठमांडू में, हमारे वो आक्रमण सिर्फ हमारे समर्थकों पर आक्रमण नहीं है, वह हुटिंग सिर्फ हमारे खिलाड़ियों पर आक्रमण नहीं है, हुटिंग सिर्फ खिलाड़ियों की हुटिंग नहीं है, वह हुटिंग, वह आक्रमण मां मधेश पर है। मां मधेश को उन लोगों ने अपमानित करने का काम किया है। तो इस तरह से उन लोगों को समझना होगा साहब, रजत जी, जो मधेश
इस देश को 80% राजस्व देती है, तो मैं खुलेआम कहता हूँ तो तुम लोगों का भोजन भी यही मधेश देता है। मधेश के टैक्स से तुम्हारी भोजन चलती है, मधेश के टैक्स से उन नस्लीय शासकों की सैलरी चलती है, मधेश के टैक्स से उनकी जनजीवन चलती है। उस मधेसी को तुम उस धरती पर मार पिटाई करते हो, कितनी शर्म की बात है। मैं एक और उदाहरण दूं आपको, यदि मधेसी अपने वसूल पर उतर जाए तो अनाज पर आफत हो जाएगा साहब, अन्न खाने पर आफत हो जाएगा। अवस्था ऐसी बनेगी कि मैं आपको बताऊं, अभी दक्षिण नाइजीरिया का उदाहरण दूं, दक्षिण नाइजीरिया का भूखमरी का ऐसा अवस्था है ना साहब, एक मधेश विद्रोह में उन लोगों ने देख लिया, उकसा रहे हैं हम लोगों को पुनः मधेश विद्रोह करने को। दक्षिण नाइजीरिया की हालत ऐसी है, जो कल परसों की मैं बात बताता हूं कि एक स्कूल के बाहर खाना बट रही थी, भोजन बट रहा था, तो उस भोजन को लूटने में 25 आदमी शहीद हो गए। अन्न ऐसी चीज है, एक चर्च के बाहर भोजन बट रही थी 10 रोज पहले, वहां पर 55 आदमी शहीद हो जाता है। तो अनाज की तो इतनी महत्व है आज के दुनिया में, तो वह अनाज उनकी कहाँ से चलती है? वो अनाज हमारे मधेश से चलती है, वो भोजन हमारे मधेश से चलती है। और उस मधेसी को अपमानित करने का काम तुम करते हो, नस्लीयता दिखाते हो। यदि हम हमारी औकात पर उतर गए, हमारी औकात पर उतर गए, जो बहुत जल्द उतरने वाले हैं, नस्त नाबूद कर देंगे तुम्हारे सिंह दरबार को। तुम वहां से गुंडागर्दी दिखाते हो, हमारे साथियों को मारते हो, मधेसी को तुम मारते हो, इतनी हिम्मत है तुम्हारी। समझ क्या रखा है? चंद चाटुकारों के भरोसे तुम मधेश को कंट्रोल करना चाहते हो। मधेश बदनाम क्यों है आप जानते हैं? चंद चाटुकार लोग इतने तेजी से वहां पर जाके मधेसी बनने से पहले नेपाली बनने जाते हैं, एक नंबर का मधेसी वो नहीं बनेंगे। आपने जो इसको लास्ट में कर दूं, लेट मी कंप्लीट। हमारे यहाँ डिजाइन क्या है मैं बताता हूँ आपको। हम लोग इतने कमजोर कहाँ हैं? 2 तरह से कमजोर हैं। एक तरह से कैसे कमजोर हैं, तो नस्लीय पार्टियां जो हैं ना मधेश में, जिसके शीर्ष नेतृत्व तो गैर मधेसी हैं, तो उन लोगों ने क्या कर रखा है कि पूरे मधेश में अपने समर्थकों की जमात रखी हुई है। वो समर्थक मिलता कहाँ से? तो मैं कहता हूँ यहाँ पर एक होड़ है मधेश में कि मैं अपने अस्तित्व को मिटा के और मधेसी बनने से पहले एक नंबर का नेपाली बनने में अपने को गिरवी रख के उनके पास अपने को समर्पित करूं, उन शासकों के पास। तो मधेश वहाँ कमजोर होती है। दूसरा मधेश कहाँ कमजोर होती है कि मधेशवाद के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं, उसमें से अधिकांश मधेशवादी नेता आयातित मधेशवादी हैं। कांग्रेस, एमएलए, माओवादी कहाँ कहाँ काम करके यहाँ टपक पर हैं मधेश आंदोलन के बाद हॉट केक खाने। तो उन लोगों का आका भी तो वही है, नस्लीय शासक। तो उसके भी आका वो आयातित मधेसी का आका नस्लीय शासक। और यहाँ जो उनके जितने भी जयचंद मिर्जाफर बैठे हुए हैं कांग्रेस एमएलए वाले, वो भी उसी के आदमी जिसको शौक है पहले हम नेपाली बने, मधेसी बाद में बने। तो अपने अंतरात्मा के आवाज को समर्पित करके पहले नेपाली बनने चल देता है। इसी का परिणाम है जो बारंबार 80% राजस्व देने वाला मधेसी समुदाय अपमानित होता आया है। और साहब यह रुक ही नहीं रही है, यह रुक ही नहीं रही है। तो हम लोगों का जो पहचान अधिकार का लड़ाई है, जिसको एक मुकाम पर पहुंचाना है, यह लड़ाई सिर्फ मधेश की लड़ाई नहीं, इसके साथ अब पहचानवादी भी है। मैं आपको बताऊं कि वहाँ भी जो बदमाशी हुआ है काठमांडू में कल परसों, तो नेवारी समुदाय जो हमारे साथ है, चूंकि हम लोग तो अभी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के हिसाब से देख रहे हैं, उन लोगों की सिंपैथी समर्थन सही माने के पहचानवादी ऐसे आक्रमण में नहीं आते हैं। वही कुंडले मुंडरे बदमाश उदमाश उन सबों की संरक्षण वही नस्लीय सिंह दरबार से प्राप्त है। उस ओली के नेतृत्व में आज की सरकार है, जो ओली इस मधेसी को क्या कहता था मधेश विद्रोह में आप जानते हैं? वह कहता था जो थोड़ी मधुमक्खी का छत्ता है, 2-4 आम टपक जाएगा तो इससे क्या बिगड़ेगा। मधेसी को समझता है टपकाने वाला आम। तो इस तरह की जिसकी कंसेप्ट हो, उससे कोई उम्मीद नहीं है, उससे आर पार करना पड़ेगा। और वो समय आ गया है। रमन जी, आपने बहुत सांदर्भिक बात की, आपने जो विचार वाली बात है। आपने कहीं जिक्र किया कि चातुरकार का एक वर्ड जिक्र किया, और मधेसी और नेपाली में क्या अंतर है आप बताइए, आपके विचार में क्या लगता है? कौन व्यक्ति वो जो चातुरकार, जो सरकार में बैठा हुआ है, जो चाकरी कर रहा है, जो राज्य की चातुरकारी कर रहा है, और आपने जिसे परखा है, समझा है, बुझा, क्या लगता है आपको? पहला आपका जिज्ञासा है कि मधेसी या नेपाली में क्या है ना, इसको कैसे खंडन की जाए, क्योंकि मधेश भी तो नेपाल का ही तो एक पार्ट है। ऐसा है, अभी तक पार्ट है।
आज तक पाठ है, लेकिन मधेश का अपना इतिहास है। पाठ तब बना रहेगा जब मधेश को आप मधेश रहने दोगे। बहुत लोगों को पता है मधेश के बारे में, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में मधेश के संबंध में बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि मधेश नेपाल के साथ ही रहे, मधेश नेपाल के साथ ही रहे। तो हम लोग तो हैं न बर्दाश्त करके, लेकिन बर्दाश्त की तो एक सीमा होती है। रबर को भी आप उतना ही खींचेंगे जब तक वो टूटे नहीं। हद से ज़्यादा यदि रबर को खींच देंगे तो टूट जाएगी। बीना के तार को अब ज़्यादा कस देंगे तो टूट जाएगी। जितनी पर बीना की तार की मधुर आवाज़ निकले उतना ही बीना के तार को कसना चाहिए। तो इसमें टूट सकता है। तो वही मैं बता रहा हूँ। तो उनके हाथ में जो शासक हैं उनके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। हम तो उन लोगों को 80% देते ही आए हैं। अब बदले में वो लोग क्या कर रहे हैं? तो सेना उनकी, पुलिस उनकी, शासन उनकी, प्रशासन उनकी, न्यायालय उनकी, बॉर्डर पर यहाँ आप देखते हैं सशस्त्र प्रहरी उनकी। फिर भी हम लोग मुख दर्शक बन के तो साहब का खातिर करते ही आए, लेकिन अब खातिर उतिर नहीं होगा। अब आमने सामने की बात होगी। 53% की जनसंख्या होल्ड करने वाली मधेश अपने 53% अधिकार को सुनिश्चित करेगा, पहाड़ की जनजाति अपने अधिकार को सुनिश्चित करेगा। परंतु आपने प्रश्न किया कि मधेसी और नेपाली में अंतर क्या है। एक लाइन में बता दूं, जो समुदाय होलिका दहन के कल हो के होली मनाता हो मधेसी है, और जो समुदाय होलिका दहन के दिन होली मनाता हो वो गैर मधेसी है। इट मीन्स होलिका तो राक्षसी वृत्ति की प्रतीक थी ना, तो उनका होली उसी दिन मन जाता है। अब आप इसे अंदाज लगाते, तो एक रोज पहले जो होली मनाता है, एक लाइन में मैं कह दूं, वह जो है सो कि गैर मधेसी हैं, और उसके बाद एक रोज के बाद जो होली मनाते हैं वो मधेसी हैं। और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। ये तो मैंने संस्कृति की बात आपको कही। जो धोती कुर्ता पगड़ी गमछा वाले हैं वो मधेसी हैं। हमारी पहरन अलग है, हमारी धर्म संस्कृति अलग है, हमारा रीति रिवाज अलग है। हम 1850 किलोमीटर भारत नेपाल के बॉर्डर के किनारे बसे रचे हुए लोग हैं। हमारी एक अलग तरह की अपनी संस्कृति है। हम धार्मिक हैं, हम सांस्कृतिक हैं, हम वेद विरोधी नहीं हैं, हम रामायण विरोधी नहीं हैं, हम उनके जैसे होली वाइन वाले नहीं हैं। होली वाइन पी के आप देखिए इसको किस तरह का संविधान का निर्माण कर दिया जिसमें हम मधेसियों की सहभागिता ही नहीं थी। हम पूर्वीय दर्शन को मानने वाले मधेसी हैं, हम लोग पूर्वीय दर्शन को मानते हैं, वो लोग पाश्चात्य दर्शन को मानते हैं। तो बहुत सारी भिन्नताएं हैं साहब। तो यही है। अब इसी बीच में बार बार आक्रमण झेलना, बार बार अपमान झेलना, तो इस तरह का अवस्था अपने लोगों के साथ बन रहा है साहब। जी, आपने कहीं जिक्र किया था चातुरकार है जो राजनीति में लगे हुए हैं, जो वहाँ पे हैं, संस्था में बैठे हैं या बोले सांसद में बैठे हैं या वकालत करते हैं, वो चातुरकार व्यक्ति है। ये क्या खंडन, इसको खंडन कीजिएगा। जस्ट हम दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, इससे कोई बात नहीं है। देखिए होता क्या है कि इससे उनको व्यक्तिगत लाभ मिलती है, समुदाय कमजोर पड़ता है। जो वहाँ जाके चाटुकारिता करते हैं ना नस्लीयता की, उनको व्यक्तिगत लाभ होती है। यद्यपि उनका अपना ही संतति पीछे पड़ रहा होता है, और उनसे जो अधिक चाटुकारिता करने वाला पहुंचता है तो उनको फिर पैक कर दिया जाता है। उसके दरबार में तो, नस्लीय दरबार में तो तरह तरह का षड्यंत्र है। मैं कहता हूँ कि वो तो नस्लीयता की दरबार है, उनके पास शासन प्रशासन है। तो एक चाटुकार वहाँ पहुँचा, वो जितना दिन सर्वाइव कर पाया, उसका नारा मधेश में लगा पाया तो लगा पाया, नहीं तो दूसरा चाटुकार उसके पीठ पर खड़ा है। लेकिन होता यूं है कि उसी का सतखा संतान जो आने वाली पीढ़ी है वो अधिकार से वंचित रह रहा है। तो उन लोगों को इस चीज़ की गम नहीं है और इस चीज़ को समझते नहीं हैं। वो त्वरित लाभ देखते हैं, तुरंत लाभ हो जाए और तुरंत अपना काम बनता है, और क्या कहते हैं जनता। तो इस तरह की प्रवृत्ति है उन लोगों की, और इसके कारण मधेश पीछे पड़ रहा है। एक बात। दूसरा बात, सिर्फ घाटा उन्हीं लोगों से नहीं है। नस्लीय पार्टी के जो भी गुलाम इस मानसिकता से, जो मधेसी से पहले हमको नेपाली बनना है, उस दौर में जो लोग लगे हुए हैं साहब। अब वो लगे कौन है, कौन कौन लगे हुए हैं? आप देख नहीं रहे हैं, कांग्रेस सेमाले में, माओवादी में जो काम कर रहे हैं सभी लगे हुए हैं। इतना घुमाने की भी विषय, जो भी लोग कांग्रेस सेमाले, माओवादी, रापरा, फल्ला, क्या क्या है, जितनी सब नस्लीय पार्टी, सब चचेरा मौसेरा फुफेरा ममेरा भाई मधेश के शोषण करने के मामले में, वो सभी पार्टी के सदस्य लोग, वो लोग कर क्या रहे हैं? लेकिन आप कहिएगा उन लोगों की क्वेश्चन आके कि मधेशवादी पार्टी क्या कर रहा है, तो मैंने पहले नहीं बंद की, ईमानदारी से कहना पड़ेगा कि मधेशवादी पार्टी के भी 90% नेता आयातित हैं। वो कोई कांग्रेस छोड़ के आए हैं, कोई ये माले छोड़ के आए हैं, कोई माओवादी छोड़ के आए हैं। उन लोगों से मधेश प्रदेश बनने वाला नहीं है। वो टाटा बाय बाय कब उसमें मिल जाएंगे। ओरिजिनल मधेशवादी
ओरिजिनल पहचानवादी, जिसने कभी किसी पार्टी की स्वाद नहीं जानी, कभी किसी पार्टी का नीति सिद्धांत नियत नहीं समझा, हम लोग वैसे लोग हैं। राजेंद्र महतो वैसे लोग हैं, अनिल कुमार झा वैसे लोग हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग जो आज हमारे ही स्कूलिंग से निकले हुए, गजेंद्र बाबू के ही स्कूलिंग से निकले हुए लोग, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गए, कोई वहाँ गए, कोई रामेश्वर राय कहीं चले गए, हृदय त्रिपाठी कहीं चले गए, एवं प्रकार से बहुत बड़े बड़े लीडर भी देखिए अवसर के तलाश में भटक गए। इसीलिए ना हम लोगों ने राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल की गठन की है, जो एक ही बार आप चारों तरफ से काठमांडू को घेरेंगे। उसमें जनजाति है हमारे साथ, मधेसी है हमारे साथ, लिम्बुआन, खुम्बुआन, नेवार, महिला, मुस्लिम, आप देखें थारू, सभी का हम लोगों ने जमात खड़ा किया है। अकेले अकेले लड़ते थे ना, तो ये लोग क्या करता था, सिंह दरबार वाला चतुर बुद्धि हम लोग को दबा देता था। मधेसी को अलग करके दबा देता था, उधर नेवार को दबा देता था, लिम्बुआन को, पहचान को तो मिटा ही दिया था। अब सब पहचानवादी एक जगह, उसमें मधेश एक जगह, पहाड़ एक जगह, हिमालय एक जगह, सब पहचानवादी एक जगह। तो उस पहचानवादी की एकता से जो हम लोग बहुत जल्द अंतिम राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति, अंतिम राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के बाद देश को क्रांति का जरूरी नहीं पड़ने वाला है। आर की पार, इस बीच में कोई सत्ता भत्ता नहीं। जिनको सत्ता भत्ता की जरूरी है, हम लोग कहते हैं अपने पार्टी में, हमारे राजेंद्र महतो कहते हैं कि प्राण जाए पर बचन न, क्या चाहिए उनको साहब, 6 बार मंत्री बन चुके, उप प्रधानमंत्री बन चुके, अपने कहते हैं कि अब तो हम उन्हीं की बात नहीं, इसमें जितने भी वीर योद्धा है हमारे पार्टी में, सभी कौम, सभी समुदाय के, तो हम लोग अंतिम मुक्ति क्रांति करने जा रहे हैं। जिसको आना है इस गाड़ी पर आवे, जिसको नहीं आना है नहीं आवे, क्योंकि सत्ता भत्ता की यहाँ कोई सामत नहीं है। देखिए साहब, पद प्रतिष्ठा की बार्गेनिंग नहीं है, हम लोग अंतिम मुक्ति क्रांति करने चल दिए हुए हैं। चूंकि अब शहीद नहीं, अब मधेश की क्षति नहीं, अब लिम्बुआन और खुम्बुआन की क्षति नहीं, अब पहचानवादियों की क्षति नहीं। साहब आप देखे हैं, कोसी नाम तो क्या नाम है, नदी के नाम के लिए आंदोलन हुआ था। तो प्रताड़ित सभी हैं, जितनी भी वर्ग समुदाय आप देख रहे हैं पहचानवादी, वो सभी प्रताड़ित है इस देश में चंद शासकों की वजह से। वो खस आर जो बैठा हुआ ना वहाँ, सभी खस आर फिर नहीं कर रहे हैं, पश्चिम का कुछ खस है वो भी प्रताड़ित है। चंद लोग जो बैठे हुए हैं, अभी आप देख रहे होंगे, ओली और देवबा में कोई भिन्नता नहीं है, ये सब गलत कोई कहता है। अभी जो इस देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार का दौर है, तो उसका भ्रष्टाचारू बचाता है, उसका भ्रष्टाचारू बचाता है, उसके कांड को बचाने के लिए सरकार गिरा देता है, उसके कांड का जनता लूट रही है। तो देखिए, इस देश में लुटेरों की शासन हो गए साहब। आक्रांत है जनता, ग्रामीण जनता, ग्रामीण व्यवस्था, शहर का जनता, सभी आक्रांत है। हो क्या रहा है देश में साहब, लोकतंत्र के ऊपर से भरोसा उठ जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा। अब लोकतंत्र से अच्छी व्यवस्था दुनिया में हो सकती है? इन लोगों के कारण भरोसा उठता जा रहा है। इसका गारंटी कौन लेगा साहब? इसका वो सब तो नहीं लेगा गारंटी। वो सब करेगा क्या जानते हैं? श्रीलंका की तरह जो बाल बच्चा को लेगा तो विदेश पलायन कर जाएगा। एक एक नेता सुनते हैं 2-2 हजार करोड़ जमा किए हुए विदेश में, बच जाएंगे हम, और देश खोखला, देश बर्बाद। तो ये नस्लीय ताकत जो सिंह दरबार में बैठी हुई है, सारा झमेला और झंझट का जड़ वही लोग है, उसी को हम लोग घेरने वाले हैं। एक आधे बरिस लगेगा, लेकिन घेर घार के उसको, जितना उसके भीतर का षड्यंत्र है, जितना उसके भीतर का मकड़जाल है, उस मकड़जाल को हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। चूंकि हम लोगों के पास 34 वर्ष का अनुभव है, समझे ना, हम लोग खलासी से ड्राइवर बने हैं, रास्ता में गाड़ी नहीं रुकेगी, थोड़ा नट बोल्ट कसना जानते हैं। जो एक बार ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके आता है ना, वो तुरंत के तुरंत उसका गाड़ी रुक जाता है, मिस्त्री खोजता है। हम लोग इतना ज़्यादा दिन खलासी गिरी किए हैं, अभी सिपाही गिरी कर रहे हैं, तो तुरंत के तुरंत गाड़ी को ठीक करके सिंह दरबार में करवाने वाले हैं। तो देखिए, अब जो है सो इस तरह का आक्रमण, इस तरह का नस्लीयता तो हम लोग बचा के रखते हैं साहब, नहीं तो पूरा मधेश जो है ना, ये आग का गोला है, सुन, आग का गोला है। थोड़ा सा हम लोग सुलगा दें, एक आदमी नहीं बचेगा। लेकिन इसकी जरूरत नहीं, हम लोग गांधीवादी हैं, हम लोग वैष्णवी प्रवृत्ति के लोग हैं, हम लोग वह उस समुदाय से आते हैं जो समुदाय यह मान्यता रखती है कि हमारे पाँव के अंदर एक चींटी भी पड़ जाए तो उसके लिए भी राम नाम बोलो। तो लेकिन माफ कितना किया जाएगा साहब? कितना माफ करते चलेंगे? कितने अपने संततियों को शहीद करते चलेंगे? कितने अपने साथियों को थप्पड़ खिलवाते चलेंगे, अपमानित करवाते चलेंगे? मेरे पास एक वीडियो है, आपने देखा होगा, सीधे आता है रॉड और क्या क्या लेके, और मधेसी को सीधे घेरता है। वहाँ बाहर निकलने के बाद भी अंदर शूटिंग का किया, और घेर के एकदम फाइट लेके, जूता लेके मार के फाड़ देता है, फोड़ देता है। तो प्राण नहीं गया, समझिए। जो इतना मार मारा है वहाँ पर मधेसी को, काठमांडू में जनकपुर पुलिस की विजय के बाद। बर्दाश्त नहीं होता है कि जनकपुर भी नेपाल में है। तो तुमको बर्दाश्त नहीं होता तो हम भी कल कह दें कि अब जनकपुर तुम्हारा नहीं रहा,
अब मधेश तुम्हारा नहीं रहेगा, तब तुम क्या करोगे? कितना को तुम अरेस्ट करोगे? करना है तो करो, अरेस्टिंग से कौन डरता है? अरेस्टिंग से कौन डरता है? हमारा कहना है, मैं एक आपको एक बात बताऊं, मैंने आज एक जगह देखा है कि राह में खतरे हैं, राह में खतरे हैं, ठहरता कौन है? राह में खतरे हैं, ठहरता कौन है? मौत कल आनी है, आज डरता कौन है? राह में खतरे हैं, ठहरता कौन है? मौत कल आनी है, आज डरता कौन है? तेरे लश्कर के मुकाबले अकेला हूं, मगर तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं मैं, फैसला मैदान में होगा कि पहले मरता कौन है। अब मैदान जंग में हम लोग निकल चुके हैं साहब, हम लोग तुमको नाइजीरिया के हालत में पहुंचा देंगे, दाने दाने के लिए मुहताज कर देंगे, सुधर जाओ, अंतिम मौका, सावधान। रमन जी, आपने कहा कि जो मैदान है अकेले लड़ रहे हैं, मधेश में इतना पार्टी है जो मधेसी लोगों के लिए काम कर रहा है। मधेश में खुद ही एकता नहीं है। यहाँ पे जितने पार्टी है, चाहे कोई भी संगठन के पार्टी हो, कभी वो पार्टी जुड़ता है, कभी वो पार्टी छूट जाता है, फिर जुड़ता है, फिर छूट जाता है। सत्ता में आते ही मधेश का जो वचन है, मधेश को जो पूरा करना है, वो भूल जाते हैं सत्ता में आते ही। सत्ता के बाहर चलने जाने के बाद उनको अपना क्रांतिकारी याद आता है, कि मधेश आंदोलन याद आता है। इसी तरह के क्या आपका राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी यही है क्या? क्या कहेंगे? कभी आपने सोचा नहीं कि जितने मधेसी पार्टी है सबको एक साथ लेके जाए, क्योंकि आप एक अभियानी करता भी है। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग को अनुभव है, हमारी नेपाल सद्भावना पार्टी 10 टुकड़ा में विभाजित हो गई, विभिन्न बार टूटी फूटी सिर्फ मंत्री बनने के लिए। देखिए, तो यहाँ मंत्री मंत्रालय के लिए पार्टी फूटती है। नेपाल जैसे कंट्री में नीति सिद्धांत नियत को लेकर पार्टी नहीं फूटती है। यहाँ पार्टी अलग होती है, बिल्कुल पद के लिए फूटती है, अपने लोगों को लाभ के पद पर पहुंचाने के लिए फूटती है। नियुक्ति, चेयरमैन, जीएम, फलना है। हम इसलिए कह पा रहे हैं कि 34 वर्ष में 1 मिनट के लिए लाभ का पद नहीं लिया, आना लेना है, यहाँ सीधा झोला चलता रहेगा। तो मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है साहब, मैं आपको कहूँ कि एकता क्यों नहीं होता है। आपने बहुत गंभीर जिज्ञासा रखा। एकता इसलिए नहीं होता है हम सबों के बीच में, एक आध बार एकता हुआ था लेकिन फिर टूट गया। सत्ता में भी तो आया, इसीलिए टूट कहा गया कि सत्ता में जाने की जल्दीबाजी हो गई। सत्ता के मलाई से जब तक अलग होने की प्रवृत्ति नहीं बनेगी, जब तक कुछ खोने की प्रवृत्ति नहीं बनेगी, तो पीछे जो हमारा संतति खड़ा है, जो युवा जनरेशन खड़ा है, वो जनरेशन भी लड़ते लड़ते मर जाएगा। तो लोभी पापी का यहाँ हो गया क्या? संगठन। थोड़ा सा आंदोलन हुआ नहीं, उसको भजाने चला गया सिंह, उस वहाँ पर कहाँ पर चला गया? तो उसी नस्लीय नेताओं के घर पर जाके मधेश का वोट को चढ़ा दिया। एक होता आया है, यहाँ मधेशवादी के नाम पर वोट लिया और वहाँ जाके चौखट पर, वही कांग्रेस माले का चौखट पर जाके समर्पित, तुम्हें समर्प्यामि, बदले में 2 मंत्री दे दो, बगले में 2 जीएम चेयरमैन दे दो। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है, यह आज की युवा जमात देख चुकी है। अब वैसे वैसे रिटायर्ड एंड टायर्ड नेता का आप गुंजाइश नहीं हो, सब रिटायर्ड एंड टायर्ड एंड सत्ता में तो अभी वही नेता लोग हैं ना। अरे कितने दिन गए, माघ दिन 29वां, सारे के सारे रिटायर्ड टायर्ड एंड फायर्ड, सब फायर होने वाले हैं। कितने दिन साहब, अब ये कितना दिन ठगिएगा। हाँ, आपके कारण एक चीज जरूर हुई कि जो अधिकार हम लोगों को मध्य से विद्रोह में मिल जाता, वह अधिकार लेने में 2, 4, 25, 10 वर्ष में उनको देरी हो गई। मैं तो ऐसा मधेश विद्रोह के कमांडर को जानता हूं साहब, मैं कहूंगा खुलेआम कि जब मधेश विद्रोह चरम पर था तो वीरगंज से वह सेना के गाड़ी पर चढ़ के काठमांडू भाग गया और राजेंद्र महतो सिर्फ वहाँ रह गया, और विराटनगर में उनके सर में टांका लगी और हेलीकॉप्टर से वो दिल्ली गए। उनके साथ एक मधेश का कमांडर, जो सुप्रीम कमांडर था मधेश विद्रोह का, वो सेना के गाड़ी मंगवा के वो काठमांडू भाग जाता है। ऐसा सा ठग। चूंकि हम लोग संस्थापक मधेशवादी हैं, जिसने ठगा है हमारे मधेश को, उसको बेनकाब करूंगा, पूरा मधेश में दौड़ा करके माइक लगा के बेनकाब करूंगा। ठगने आए हो, वोट कलेक्शन करने आए हो, अब बारंबार खाली मंत्री बनने आए हो। इस तरह से मधेश को बर्बाद किया गया है ना साहब। अब हम लोग चुप तो कभी नहीं थे, लेकिन अब अग्रेसिव रूप से उन लोगों को पहले खतरेंगे। पहले उन नस्लीयता के जो गुलाम चाटुकार जो कहे थे ना, उस चाटुकार को दूरोज बात। पहले ये मधेशवाद के आवरण में जो यहाँ पर जो मधेशवाद बन के मधेश का वोट कलेक्शन करके जो हमारे मधेश को बर्बाद करने का काम किया है, युवा पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है, नागरिकता समस्या का समाधान नहीं किया साहब। आज तक पिता के पास नागरिकता है, माता के पास नागरिकता है, पुत्र पुत्री के पास नागरिकता नहीं है। पढ़ाई से वंचित, विदेश जाने से वंचित, बैंक में खाता खोलने से वंचित। क्या हो रहा है? सत्ता की मलाई। तो पहले बेनकाब
भीतर के जो खाल ओढ़े हुए है उसको करना पड़ेगा, वो सबसे खतरनाक है। देखिए इस सबसे तो बाद में, ये सब तो क्लियर है बेचारा। देखिए ओली से कौन डर, बेचारा ओली तो क्लियर है कि मधेश विरोधी है। तो दुश्मन को पहचानते हैं, जब हम पहचानते हैं, हमारी कौम पहचानती है कि ओली माने मधेश विरोधी, राजेंद्र महतो मान ले पहचान समर्थक, तो वो भी क्लियर है, वो समुदाय भी क्लियर है। राजेंद्र महतो पहचान समर्थक, अनिल कुमार झा संस्थापक मधेशवादी, हृदय स्थिर पार्टी पूरे नहीं मधेशवादी, लेकिन वो भी एक बार जीतने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए। पहले सुनिए बात मामले हैं, तो क्लियर है, मामला क्लियर है। दूसरा मामला आता है, ओली माने पहचान विरोधी, ओली माने मधेश विरोधी, ओली माने मधेश को गोली मारने वाला। इस तरह की जहां अवस्था आती है तो ओली को तो हम लोग पहचान रहे हैं, तो बहुत अच्छा, धन्यवाद देते हैं ओली जी को कि कम से कम एगो नीति नियत सिद्धांत लेकर तो बैठे हुए हैं कि हमको मधेश का विरोध करना है, हमको चाइना में के गोद में जाके बैठना है, हमको चीनी षड्यंत्र में शामिल होना है, नेपाल का भूभाग जो टिंगरा नदी तक था चाइना में, उसके समर्थन में अपना स्टेटमेंट देना है, आधा सागर माथा चाइना को दे देना है। तो बेचारा क्लियर है, हम धन्यवाद देते हैं ओली जी को। लेकिन भीतर से जो मधेशवादी बन के जो खोखला कर रहा है, भीतर कीड़ा के जैसे, वो जो लकड़ी में कीड़ा लगता है कुर्सी को खा जाता है, कुर्सी का कीड़ा, तो वो मधेशवादी जो कहता है मधेशवादी यहाँ है व्यापारवादी। ये मधेशवादी मधेश में ही है। अरे जो जितना मधेशवादी आप देखते हैं उसमें 99%, 99.99%, 1% का बीज बाकी है हमारे आपके जैसे लोग, बीज बाकी है, मधेशवाद समाप्त हो गया। इसलिए कमांडर इन चीफ है हमारे, अब नहीं जाने वाले हो सत्ता में। उन्होंने वादा कहे ना, कुछ प्राण जाए पर बचा न जाए, और जाएंगे तो टाटा बाय बाय, जाएबे ना करेंगे महाराज। उनके भरोसे ही पूरा नेपाल का पहचानवादी जुड़ा है। वो हम लोग को कहे जो 6 बार मंत्री बना, वो प्रधानमंत्री बना, बन गया सो बन गया, सब गलती है, वो महसूस करके गलती मान लिए साहब, बिना मुक्त किए बिना, बिना सभी को अधिकार संपन्न किए बिना, जो दोबारा अब इस देश में लड़ाई नहीं लड़ना पड़े, बिना इस देश में पूर्वीय दर्शन को स्थापित किए बिना, बिना इस देश में बहुराष्ट्रीय राज्य को स्थापित किए बिना, बिना इस देश में स्वदेशवाद को स्थापित किए बिना, बिना इस देश से होली वाइन को खदेड़े बिना, बिना इस देश से पाश्चात्य दर्शन को खदेड़े बिना, बिना इस देश से क्रिश्चियनिटी को खदेड़े बिना, बिना इस देश में अपनी अनुकूल संविधान बनाए बिना अब विश्राम कहा, अब कोई विश्राम नहीं। रमन जी, एक प्रश्न है। आपने अभी जस्ट कहा कि बहुराष्ट्रीय राज्य देश, आपको लगता है इसको खंडन करना चाहिए क्या नेपाल को? नेपाल एकात्मक राज्य है, एक भाषा, एक भेष, एक बोली, एक संस्कृति। इसमें समस्या क्या है? तो अरे हम उसका आम जनता कैसे समझे, बताइए। आम जनता जानती है कि जी, अब आम जनता को सब पता है, यहाँ की भाषा मैथिली है, यहाँ की भाषा बजिका है, यहाँ की भाषा मगधी है, यहाँ सभी लोगों को तरह के बात, यहाँ की भाषा हिंदी है, मेरी तो मातृभाषा हिंदी है, छोड़िए नहीं बात, यहाँ की सब तरह की भाषा है। अब हम लोगों को तो मान लीजिए पटना की माँ थी और पटने से दादी थी, हमारा ससुराल जहानाबाद, व्यक्तिगत बात नहीं की गया, तो हम लोगों के घर में तो आप ऐसे भी जाइए तो अगर छोड़िए मैथिली बजिका यहाँ की भाषा, मैथिली बिल्कुल है, या आपको मगधी है, मगधी भाषा यहाँ के बहुत लोग जनजातीय बोलते हैं। तो है क्या कि मगधी बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, थारू बोलने वाले, बजिका बोलने वाले उसकी भाषा क्यों बोलते हैं? उसका राज है क्या? लोकतंत्र है ना साहब, ये लोकतंत्र है ना साहब, राजतंत्र है, हुक्मी तंत्र है, चाइना वाली एक तंत्रीय तंत्र है, बिल्कुल डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी पीपुल की तंत्र है। तो पीपुल के तंत्र में जबरदस्ती आप कहोगे कि मंत्री बनाएंगे, चाहे कोनो संवैधानिक निकाय में देंगे तो टोपी पहन लो, क्या टोपी, हम अपना पगड़ी को फेंक दें, हम अपने ये जो हमारा है ये मोफलर गमछा को हम फेंक दें, हमारा लुंगी जो हमारे मुस्लिम भाई पहनते हैं, हम धोती जो पहनते हैं इसको हम फेंक दें तुम्हारे चलते, और तुम कभी भगवान हो मेरे? क्या बात करते हैं साहब, जबरदस्त है। तो 34 वर्ष उसका भाषा नहीं बोलते, क्या बिगाड़ लिया? मैं तो खुद को बड़े बिगाड़ो तो क्या बिगाड़ते हो? देखिए, तो हम कहते हैं जैसे इस देश का खस भाषा, उसका नेपाली नाम नहीं है, भ्रम है। देखिए भ्रम क्लियर कीजिए, इस देश में 134 भाषाएं बोली जाती है, तो उस 134 भाषा में एक भाषा खस है, जो खस जिसको पहले गोरखाली भाषा कहा जाता, तो गोरखाली खस भाषा समूचे पहाड़ का छाता भाषा है, अम्ब्रेला भाषा है, वो सभी का संपर्क भाषा है उन लोगों का। ठीक वैसे ही हमारे मध्य स्कूलों कैसे तोड़ता है, यहाँ कह देगा मैथिली सिखा देगा, बीरगंज में भोजपुरी सिखा देगा, नेपालगंज में अवधी सिखा देगा, बाके बर्दिया में थारू कहेगा बोलो, लेकिन हम लोगों को भी छाता भाषा हिंदी भाषा है। तो हम लोगों का कहना है कि तुम्हारा भाषा भी रहेगा, हम सम्मान करते हैं, खस भाषा इस देश की भाषा है, तुम्हारा टोपी भी इस देश का टोपी है, नमन करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन तुमको भी हमारे पगड़ी का सम्मान करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम 53% है, तुम जो 47%।
तो हमसे तो कम भी हो तुम। तो टोपी का सम्मान तब है, अब कल तक किया, बंदूक के नोक पर तुमने करवाया, लेकिन अब तब होगी टोपी की सम्मान जब हमारी पगड़ी की सम्मान होगी, हमारी धोती की सम्मान होगी, हमारी लुंगी और हमारी अंग वस्त्र की सम्मान होगी, हमारी अंग। तो मैं आपको कहूँ कि खस भाषा जैसे इस देश में सरकारी कार्य भाषा है, दूसरे भाषा में तो ऑफिस में आप नहीं बात कर सकते हैं, मन निवेदन नहीं दे सकते हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारे खस भाषा के समकक्ष, आपकी खस भाषा के समकक्ष हमारी हिंदी भाषा भी होनी पड़ेगी, जो समूचे मधेश को जोड़ती है, जो मधेश पहाड़ को जोड़ती है, मधेश को, मधेश पहाड़ को, नेपाल भारत को जोड़ती है। तो इस तरह से इसको समझिए, जो अब विभेद की राजनीति नहीं चलेगी। अब हम लोग संपूर्ण रूप से विभेद के विरुद्ध समानता के लक्ष्य के लिए, हम लोग तो 34 बरस पहले निकले थे, अब हम लोगों की राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल अंतिम राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के लिए निकल चुकी है। विभेद समाप्त होगा इस देश से। रमन जी, राष्ट्रीयता का हम लोग बात कर रहे हैं, किसी भी कोई भी देश का कोई व्यक्ति होता है, चाहे लंदन जाए, अमेरिका जाए, भारत जाए, चाइना, जापान, बांग्लादेश, उसका राष्ट्रीयता होता है कि वो किस देश से आ रहा है। तो ये राष्ट्रीयता जब सवाल हो, ये आम जनता का सवाल है आपके लिए, अगर ये आम जनता का प्रश्न है राष्ट्रीयता के बारे में, अगर आप अभी भारत जाएंगे तो आप किस राष्ट्रीयता, आप तो नेपाली ही बोल के आप वहां पे चिनाएंगे ना, क्योंकि आपका नागरिकता भी तो वहां प्रतिलिपि भी तो नेपाली ही तो लिखा हुआ है ना। तो इसमें क्या बोलिएगा, क्या कहिएगा, बताइए। मैं आपको बता तो ये मधेश वहां जाकर मैं बोलूंगा कि मैं मधेसी नेपाली हूं। जी, मधेसी नेपाली, मधेसी अपने आप में एक राष्ट्रीयता है, नेवारी अपने आप में एक राष्ट्रीयता है, थारू अपने आप में एक राष्ट्रीयता है। मैंने बहु राष्ट्रीयता कही है ना, एकल राष्ट्रीयता के विरुद्ध बहु राष्ट्रीयता जब तक स्थापित नहीं होगी तो इस देश के साथ हमारी आत्मा नहीं जुड़ेगी। लगता है कि विदेश में, लगता है वो काठमांडू है नेपाल है। बहु राष्ट्रीयता स्थापित होने से यहाँ पर सैकड़ों राष्ट्रीयता, सैकड़ों भेष भाषा है। तो बहुल राष्ट्रीयता का अर्थ होता है कि हम सभी राष्ट्रीयता के समागम और संगम से नेपाल चले और नेपाल बने, जो आज तक के लोग नहीं होने दिया। नहीं कहा पहले निवेदन की सब आपस में एक है। तो बहुल राष्ट्रीय राज्य का अर्थ है कि यहाँ दर्जनों राष्ट्रीयता है, जिसमें हमारी राष्ट्रीयता हमारे लिए पूजनीय है, नेवारी के लिए नेवारी राष्ट्रीयता पूजनीय है, लिम्बुआन के लिए लिम्बुआन राष्ट्रीयता पूजनीय है, थारू के लिए थारूआन राष्ट्रीयता पूजनीय है। तो अपनी अपनी राष्ट्रीयता को छोड़कर तुम जबरदस्ती कहोगे नेपाली राष्ट्रीयता। नेपाली राष्ट्रीयता का अर्थ है नेपाली उपाली कुछ नहीं, इस सभी राष्ट्रीयता के समूह से ही, इसके गठबंधन से ही नेपाल बनेगा। नेपाल अपने आप में क्या है, कुछ नहीं है। जब तक इस सभी राष्ट्रीयता एक जगह नहीं आएगा, सभी भाषा एक जगह नहीं आएगा, तो 4 वर्ण 36 जात का जो फुलवारी पृथ्वीनारायण शाह कभी कहे थे, एक फुलवारी बना है तो कुछ नहीं, एक माली इसको पटा रहा है, फूल को काट रहा है। देखिए ना, एक ही माली इसको लूट खसोट के खा रहा है। इसको तो 4 वर्ण 36 जात का फुलवारी बनाना है साहब। ये खाली खसे आज का फुलवारी है, उसका निजी संपत्ति है जो दोहन करते रहो। इस देश को 275 वर्षों ने पहले राजाओं ने लूटा, खूब लूटा, फिर राणाओं ने लूटा, उसका बेटा वो 3 संसरी हो गया, 5 संसरी। और उसके बाद कौन लूटा? तो उसके बाद कांग्रेस से माले माओवादी ने मिलजुल के लूटा, खोखला कर दिया। अब समय आ गया है श्रीलंका वाला स्थिति के लिए तैयार रही। आम जनता कहे ना, इतनी निरस्ता की अवस्था है, आम जनता की जो अवस्था है इतनी ना, कहेंगे गांव में जाके, हम लोग तो गांव देहात में रहते हैं, साहब बॉर्डर पर घूमते रहते हैं, जनकपुर जलेसर करते रहते हैं, मधेश घूमते हैं, कहीं आप कहेंगे कि हम राजनीति करते हैं, कहीं मुंह से बोल दें आपको नहीं पहचानता। जिसको नहीं पहचानता वो कहते हैं आप क्या करते हैं, जैसे पेशा हो वैसे लोग कहते हैं राजनीति करते हैं। पेशा तो नहीं है राजनीति का। आपको एक गिलास पानी नहीं पिलाएगा आज के डेट, कहेगा चोर है, लुटेरा है, बजट लूटता होगा, ये मंत्रालय से बजट लाता होगा, 80% भ्रष्टाचार। एक कंसेप्ट स्थापित कर दिया किसने? देश चलाने वालों ने। तो वो लूटता है कितना में? वो यहाँ पर एक ठो आपको ये क्या बोलते हैं, पानी बिजली जिससे बनती है हाइड्रो पावर वाला, तो हमको कोई बता रहे थे काठमांडू में कि उसमें आपको 2-2 हजार करोड़ कमीशन चलता है। क्या हो रहा है देश में? अब वोट करके बैठा हो, 2-2 हजार कमिश्नर बड़े स्तर पर लिया जाता है कमीशन, और छोटा कार्यकर्ता को भी 1 करोड़ का कोई बजट, कोई प्रदेश से कोई देश से, अपना तुम काम कर लो, आप पॉकेट खर्च निकाल लो, उससे 50 लाख में योजना बेच दो, मंत्री संतरी सब कोई प्रीपेड। इहो शब्द हम पहले सुने, ये क्या है? तो अब हम सुनते हैं कि प्रीपेड कमीशन। ये सुने थे? प्रीपेड सुने थे? प्रीपेड वो सिम सुनते हैं आप? प्रीपेड कमीशन इसी देश में सुने हैं कि आप 1 करोड़ बजट ले जाइए। मधेश में भी हो रहा है, ज्यादा मधेश में, वहां भी है। वहां तो पहले से मान लीजिए उसका तो बपूती हथकारे है, उसका तो अधिकार है कि इस देश को खाना है। अब मधेश में आके चरागा बनाने का उसी का आदमी आता है। लेकिन अधिकार तो मिला है ना,
मंत्रालय का बात कहें या स्थानीय का बात कहें। अधिकार मिला है। जी ये तो और पीछे कर दिया, ये तो ऐसा झमेला लगा दिया रजत बाबू, जो हम लोग निकले थे 24 जिला के मध्य से बना के रख दिया, 8 जिला पहले इसको तोड़े। बाकी का जो 7 प्रदेश आप देखते हैं, 6 प्रदेश बचा, उस 6 प्रदेश में तो हमारा जितना मधेसी भाई बहन है तो सिर्फ वोटर बन के रह गया साहब। उस मधेसी के साथ धोखा दिया है ये 8 जिला वाला नेता सब, क्योंकि आंदोलन तो सबने किया, ह्यूमन चैन तो सबने बनाया साहब, सबों ने ह्यूमन चैन बनाया, सबों ने आंदोलन किया, इतनी बड़ी मधेश विद्रोह किया। आप लोग अंत में जाके उस भी मधेश विद्रोह का क्या किया हमारे जैसे सिपाही को सब पता है, कौन कौन ट्रक बॉर्डर पर साहब, हमारे मधेश विद्रोह के कार्यकर्ता ट्रक टपाते थे रात रात। हम 6 महीना पीठामोर बॉर्डर पर सोए थे, जब तक सोए हैं मेरे नजर एक बात कहते हैं, ऐसे सारा बॉर्डर के लोग बहुत एक्टिव भी थे, लेकिन ऐसे ऐसे कार्यकर्ता उसमें व्यापार करने वाले थे, अच्छे अच्छे पार्टी के लोग जो रात में ट्रक टप सब पर किताब लिखेंगे, नाम लिख के खींच के जो है भाषण करेंगे, किताब इंटरव्यू देंगे बहुत जल्द, और वो सब मंत्री बन गए। आज जो काबिल हुए जो कल तक काबिल न थे, आज जो काबिल हुए जो कल तक काबिल न थे, और मंजिल उन्हें मिली जो दौर में शामिल न थे। तो चोर उचक्कों की फौज से क्या उम्मीद रखेंगे साहब? अवस्था तो इस देश में हुआ है। एक प्रश्न है आम जनता का, आप ही को लेके प्रश्न है, आप जो हिंदी भाषा प्रयोग करते हैं या आप चाहते कि राज्य में हिंदी भाषा लागू हो जाए, आपने भी कहा था, क्या भारत से क्या आपको सहयोग मिलता है क्या? इसी के लिए आप उसका प्रचार प्रसार के लिए एजेंडा के लिए आगे बढ़ रहे हैं? सहयोग है कि कैसे नहीं सहयोग, भारत से हमको बहुत, ये आम जनता का प्रश्न है। आम जनता का, तो मैं उसका जवाब तो देने दीजिए। 24 जनवरी 1990 का चर्चा किए थे ना हम आपसे, 2047 अग्रहण 8 गते शनिवार का दिन, कितना बरस हो गया? 34 बरस हो गया। 16 बरस की उम्र थी रमन पांडे की। पहला आम सभा सद्भावना पार्टी काठमांडू में किया, गजेंद्र बाबू के नेतृत्व में, राजेंद्र महतो, इद्रिस त्रिपाठी, अनिल झा सभी लोग थे। वहाँ के नस्लीय गुंडों ने ठीक वैसे ही जैसे जनकपुर बोर्ड्स वाले दिन के, वो याद है हम लोगों को, वहाँ पर आक्रमण कर दिया, माथा कपार सब फोड़ दिया, हिंदी में भाषण करोगे, इंडियन दलाल गुंडा क्या। अब लीजिए मंथन तोड़ दिया, टूरी खेल में 200-400 आदमी हम लोग थे, हमको माथा में टाँका पड़ गया। उस दिन हम कसम खा ली कि तुम्हारी भाषा भैंस नहीं बोले। इस अभियान के 10-20 वर्ष बाद लोगों की नजर गई, एक आध बार इंडियन एम्बेसी भी सम्मानित किए हैं वो लोग। तो इंडिया से क्या होता है, प्रश्न गलत है साहब। इंडिया हमारी पूर्वज राष्ट्र है, इंडिया हमारी, खुलेआम कहता हूँ, हमारी पूर्वज राष्ट्र है। सुन लीजिए, यहाँ के महाराज भी इंडिया से आए हैं, बात बनाने से होगा। यहाँ की 90% जनसंख्या का ओरिजिन भारत है, तो तुम पूर्वजे को भूल जाओ, मैं नहीं भूल सकता हूँ। इसका मतलब इंडिया कहा देगा हम भिख मंगा है जो इंडिया देगा कुछ देगा, हमरा तो खर्चे का। वैष्णव आदमी को क्या रुपया चाहिए, असम से देश पहचानता है। तो आप कहते हैं यहाँ चाय पी लो, वो कहता है वहाँ भोजन कर लो। सुनिए एक मिनट रजत बाबू, तो हमको आवश्यकता कम, आवश्यकता है कम तो बात में है दम। अब सुने देखिए, जिसका आवश्यकता कम होगा उसके बात में दम होबे करेगा। जीवन में किसी मंत्रालय के सीढ़ी पर पैर नहीं दिया हूँ, सब मंत्री चिंता है, क्या वो मंत्री भाई जी कहता है। कोई कह दे प्रदेश में जनकपुर घर या किसी मंत्रालय में रमन पांडे दूसरा टर्म है, एक को दिन देखा है रमन पांडे को, कहा जाएंगे मंत्री मंत्रालय में से। हमको तो 24 जिला का मधेश को तुम 8 जिला बना दिया, तुमको हम कथी कहने जाएंगे, तुम ही लोग हजर। हमारा ही मंत्री, हम कहे ना आपको, जो मधेशवादी बन के जो धोखा दिया है ना, उससे ज्यादा दुख है। केपी ओली तक क्लियर है कि हमारा विरोधी है बेचारा, उसका हम क्या दोष दें। चंद बहादुर ड्रोपा तक क्लियर है जो कि विरोधी है। हम जानते हैं कि कोई परिवार बाल मंदिर कांड किया है, कोई परिवार आपको गिरिबंधु टी एस्टेट काम किया है, कोई लाउडा प्रकरण, कोई प्लेन प्रकरण, कोई कौन कौन प्रकरण, तो वो लोग अपना लूट रहा है। लूटो तुम लोगों को जितना लूटना है, कुछ दिन लूटोगे। लेकिन हमारे म्यान में आके, हमारे वोटर को बलगला के, मधेशवाद को जातिवाद में फंसा के, मधेशवाद को समुदायवाद में फंसा के, मधेशवाद को परिवारवाद में फंसा के, मधेशवाद को अवसर में फंसा के जो तुम लोगों ने बर्बाद किया है, तो पहले तुम लोग की मरम्मत हो। ये मरम्मत होगा कि मरम्मत लुटेरा सबका मरम्मत नहीं होगा। तुमको कौन कहा था 24 जिला का 8 जिला बनाने के लिए? कौन कहा था? तो काहे बनाया? उसके जड़ में जाए ना, रूट में जाएगा तो नहीं पता चलेगा। हम लोग तो उसके नहीं कहा, मिस्त्री ना है। मिस्त्री को तुम ठगोगे कि गाड़ी में गड़बड़ी कब से है। इसका रूट क्या है कि इन लोगों को मधेश विद्रोह हुआ था, तो ये सब देखा चोर उचक्का गुंडा, किसी को टिकट दो, 2-4 अच्छे लोग थे, बाकी सब चोरे उचक्का, मैंने मान लीजिए ट्रक टपाने वाला सब। हम लोगों की सहभागिता न्यून है। 1 लाख के सेना में 2000 मधेसी आपको सैनिक नहीं मिलेगा। तो इस सब का व्यवस्था, इस सब का हल अंतिम क्या है? राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के माध्यम से इस देश को अधिकार संपन्न बनाते हुए
आने वाले जनरेशन को अब दोबारा न लड़ना पड़े और उससे पहले कोई सत्ता भत्ता की बात नहीं हो। जो सत्ता भत्ता की बाद में आ जा रहे हैं वो सब फाइट होने जा रहे हैं। इन फ्यू मंथ्स, इन फ्यू ईयर्स दे ऑल आर गोइंग टू फाइट। अब उनकी कोई जगह और जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा है, अंतिम बात कह दूं, कि जनकपुर बोल्ट्स के साथ, इसके समर्थक के साथ, हमारे मधेसी कौम के साथ, माँ मधेश के साथ जिस तरह से तुमने खिलवाड़ करने का काम किया है, तो अब आ रहे हैं हम लोग सिंह दरबार, अब आ रहे हैं उस गुंडा नस्लीय सिंह दरबार, गुंडागर्दी वाले सिंह दरबार के पास, और तुमसे कहने वाले हैं, आई टू आई कांटेक्ट में कहने वाले हैं कि दीप के लौ से उजालों के लौ तक, दीप के लौ से उजालों तो लौ तक कहोगे जहां तुम वही बात होगी। हो तुम भी मुसाफिर, हम हैं भी मुसाफिर, बोलोगे जहां तुम वही बात होगी। अंतिम निर्णायक वार्तालाप होगी, अंतिम निर्णायक बात होगी, राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति सफल होगी और इस देश को समों की देश बनाई जाएगी। इस वादा के साथ आपको धन्यवाद।